नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म की दुनिया में वापस जा रहे हैं जिसने 2019 में काफी हलचल मचाई थी। दे दे प्यार दे। हाँ, दे दे प्यार दे। वो फिल्म अपनी सीधी, मजेदार और इमोशनल कहानी की वजह से हिट हुई थी। बिल्कुल। अब लगभग 6 साल बाद दे दे प्यार दे 2 आ चुकी है। तो सवाल ये है कि क्या ये सीक्वल, क्या वो उसी जादू को फिर से जगा पाया है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम समझेंगे कि कहानी में नया क्या है, कौन से कलाकार चमक रहे हैं और सबसे जरूरी, क्या ये फिल्म उस विरासत को आगे बढ़ाती है? बिल्कुल। देखिए, हमारी आज की चर्चा का मकसद सिर्फ एक फिल्म रिव्यू करना नहीं है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि डायरेक्टर अंशुल शर्मा ने प्यार, उम्र के फासले और फैमिली ड्रामे के इस फॉर्मूले में नया क्या जोड़ा है। और ये एक बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल ये है कि क्या किरदारों के टकराव और कॉमेडी के पीछे छिपा वो प्रगतिशील पाखंड का जो थीम है, हाँ, क्या वो अब मेन स्ट्रीम हिंदी कॉमेडी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है? हम इसी पर गौर करेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प एंगल है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। हाँ, आशीष मेहरा मतलब अजय देवगन और आयशा यानी रकुलप्रीत सिंह का रिश्ता एक तरह से मंजूर हो चुका है आशीष के परिवार की तरफ से। हाँ, खासकर उसकी पूर्व पत्नी मंजू और बच्चों की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। सब कुछ ठीक लग रहा है। हाँ, लेकिन हिंदी फिल्मों में सब कुछ ठीक ज्यादा देर तक नहीं रहता है ना। नहीं लेता। पहली फिल्म में लड़ाई आशीष के घर पर थी, उसे अपने परिवार को मनाना था। इस बार पासा पूरी तरह पलट गया है। चुनौती व्यक्तिगत पसंद से बढ़कर सामाजिक स्वीकृति तक पहुंच गई है। अच्छा। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब आयशा आशीष को अपने परिवार से मिलवाने अपने घर ले जाती है। हाँ, और यहीं से फिल्म का मुख्य टकराव और कॉमेडी दोनों शुरू होते हैं। और यहीं पे कहानी में असली मजा आता है, क्योंकि आयशा का परिवार खुद को मॉडर्न और खुली सोच वाला कहता है। बिल्कुल। एक पंजाबी परिवार जो बड़े शहर में रहता है, बेटियों को पूरी आजादी देने का दावा करता है। हाँ, लेकिन जैसे ही उनकी बेटी अपने से लगभग 2 गुनी उम्र का बॉयफ्रेंड घर ले आती है, उनकी सारी मॉडर्निटी हवा हो जाती है। और ये जो प्रगतिशील पाखंड का थीम है, ये अब हिंदी सिनेमा के लिए नया नहीं है। नहीं, हमने देखा है इसे। हमने बधाई हो से लेकर शुभ मंगल ज्यादा सावधान तक में इसके अलग अलग रूप देखे। दे दे प्यार दे 2 इस ट्रेंड को एक नए एज गैप वाले एंगल से देखती है, जो इसे मजेदार बनाता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प किरदार कौन सा है? आयशा के पिता का किरदार, जिसे आर माधवन ने निभाया है। अच्छा। वो खुद को बहुत कूल डैड दिखाते हैं, जो अपनी बेटी का दोस्त है, लेकिन आशीष को देखते ही उनके अंदर का पारंपरिक पिता जाग जाता है। हाँ, असुरक्षित पिता। वो सारा खुलापन बस एक दिखावा बनकर रह जाता है। अचानक आशीष उन्हें घर की इज्जत पर एक हमले की तरह लगने लगता है, एक बाहरी खतरे की तरह। हाँ, जो उनकी बेटी को बहका रहा है। वैसे एक बात और है, पहली फिल्म का निर्देशन अक्केवली ने किया था और अब अंशुल शर्मा ने संभाला है। तो क्या निर्देशन शैली में कोई फर्क नजर आता है? कॉमेडी का अंदाज क्या वही है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सूत्रों के मुताबिक अंशुल शर्मा ने लव रंजन के प्रोडक्शन हाउस की वो जो सिग्नेचर स्टाइल है उसे बनाए रखा है। तेज तर्रार डायलॉग। हाँ, तेज तर्रार डायलॉग, सिचुएशनल कॉमेडी और किरदारों के बीच की नोक-झोंक। लेकिन जहाँ अकेवली ने पहली फिल्म में इमोशनल मोमेंट्स को ज्यादा संवेदनशीलता से संभाला था, यहाँ ड्रामा थोड़ा लाउड महसूस हो सकता है। अच्छा, मतलब ह्यूमर है पर शायद बारीकी थोड़ी कम हो गई है, कह सकते हैं। कॉमेडी का अंदाज ज्यादातर डायलॉग पर निर्भर करता है, जो कई जगहों पर बहुत मजेदार है। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि फिल्म अपनी बात कहने के लिए चिल्ला रही है। समझ गई। चलिए इस टकराव के सबसे बड़े चेहरे यानी आर माधवन के किरदार पर आते हैं। हाँ। आपने उनका जिक्र किया, जो इस कहानी का एक बड़ा हिस्सा है, और यहीं से परफॉर्मेंस की बात शुरू होती है। सुना है कि उन्होंने इस फिल्म में कमाल का काम किया है। हाँ, वो बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं। सूत्रों का तो यही कहना है कि वो पूरी महफिल लूट ले जाते हैं। वाह। एक प्रोटेक्टिव लेकिन कंफ्यूज्ड पिता का किरदार आसानी से एक कैरिकेचर बन सकता था, है ना? हाँ, एक टिपिकल हिंदी फिल्म का गुस्सैल बाप। बिल्कुल, लेकिन माधवन ने उसे एक मानवीय टच दिया है। दर्शक उसकी चिंता को समझते हैं, भले ही उसके तरीकों से सहमत ना हो। मतलब उनका संतुलन काबिले तारीफ है। बहुत। वो एक ही सीन में मजेदार और डरावने दोनों लग सकते हैं। माधवन तो छा गए, लेकिन अजय देवगन का क्या? पहली फिल्म में वो बहुत सहज लगे थे, मतलब सिचुएशन के ड्राइवर सीट पर थे। क्या इस बार भी उनका वही अंदाज कायम है, खासकर जब वो खुद बचाव की मुद्रा में है? ये एक दिलचस्प पॉइंट है। अजय देवगन को भी कम नहीं आंकना चाहिए। इस बार उनका किरदार ज्यादा मुश्किल है। कैसे?
उन्हें एक ही समय पर एक मजबूत पार्टनर भी दिखना है और होने वाले ससुर के सामने एक लायक उम्मीदवार भी। हाँ, ये तो मुश्किल है। और देवगन अपने स्वाभाविक अंदाज में इस कश्मकश को दिखाते हैं। लेकिन एक मजेदार बात जो सामने आई है वो ये कि इस बार उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रकुल से ज्यादा इसके साथ जावेद जाफरी के साथ कॉमिक लगती है। अच्छा, जावेद जाफरी का क्या रोल है इसमें? वो शायद आशीष के दोस्त या कोई करीबी हैं और उन दोनों के बीच की बातचीत फिल्म में कुछ सबसे मजेदार पल देती है। मतलब एक साउंडिंग बोर्ड की तरह। हाँ बिल्कुल, जो सिचुएशन पर मजेदार कमेंट्री करते रहते हैं। और इसके अलावा आशीष के बेटे के रूप में मीजान जाफरी की एंट्री भी है। वो भी कहानी में हंसी का तड़का लगाती है। बिल्कुल, वो अपने पिता के होने वाले ससुर के साथ मिलकर अपने पिता की ही टांग खींचता है। ये तो मजेदार लग रहा है। एक और दिलचस्प बात जो सूत्रों से पता चली है वो ये है कि इस बार कहानी को लड़की मतलब आयशा के नजरिए से ज्यादा दिखाया गया है। हाँ, पहली फिल्म ज्यादातर आशीष के संघर्ष पर थी कि वो अपने परिवार को कैसे मनाए। इस बार फोकस आयशा पर है। और ये एक बहुत जरूरी और क्या कहते हैं एक स्वागत योग्य बदलाव है। लव रंजन की यूनिवर्स की फिल्मों पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो पुरुष केंद्रित होती हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ आयशा सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने फैसले पर मजबूती से खड़ी रहती है। वो अपने प्यार के लिए लड़ रही है। प्यार के लिए भी और साथ ही अपने आत्मसम्मान के लिए भी। वो चाहती है कि आशीष भी इस रिश्ते को लोगों के डर से एक बैकडोर ऑप्शन की तरह न रखे। मतलब वो इस रिश्ते के लिए सामाजिक मान्यता चाहती है, छिपकर नहीं रहना चाहती। बिल्कुल, वो इस रिश्ते को पूरी इज्जत और खुलेपन के साथ अपनाना चाहती है, जो उसके किरदार को बहुत मजबूती देता है। और रकुलप्रीत सिंह ने कैसा काम किया है? उन्होंने इस किरदार को अच्छे से निभाया है। वो एक ही समय में मजबूत और संवेदनशील दिखती हैं। ये बदलाव फिल्म को पहली वाली से थोड़ा अलग बनाता है। तो हमने कहानी के मजबूत पहलुओं, कॉमेडी और प्रदर्शन पर बात की, लेकिन कोई भी फिल्म परफेक्ट नहीं होती। इसकी कमजोरियां क्या हैं? सूत्रों में इस बारे में क्या कहा गया है? हाँ, फिल्म की कुछ कमियां भी हैं जिन पर बात करना जरूरी है। सबसे बड़ी कमी ये है कि फिल्म बीच में थोड़ी लंबी और खिंची हुई लगती है। अच्छा, ड्रामा और कॉमेडी को खींचने की कोशिश में कुछ सीन जरूरत से ज्यादा लंबे और लाउड हो जाते हैं। जो बात कम शब्दों में कही जा सकती थी उससे समझाने के लिए बहुत शोर शराबा होता है। और एक और बात, जो कि पहली फिल्म का फॉर्मूला दर्शकों को पता है, तो क्या इस बार कहानी में सरप्राइज एलिमेंट की कमी महसूस होती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मतलब हमें पता है कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, तो क्या बीच का सफर उतना रोमांचक लगता है? वही बात है, वो सरप्राइज एलिमेंट की कमी इसलिए ज्यादा महसूस होती है क्योंकि स्क्रीन प्ले कुछ सेफ दाव खेलता है, रिस्क नहीं लेता। नहीं, जहाँ पहली फिल्म ने उम्र के अंतर पर खुलकर और कुछ हद तक बोल्ड बातचीत की थी, वहीं यहाँ फिल्म पारिवारिक कॉमेडी के सुरक्षित दायरे में ही ज्यादा रहती है। टेम्पलेट वही है। हाँ, कहानी का टेम्पलेट काफी हद तक पहली फिल्म जैसा ही है। एक घर में जाओ, परिवार को मनाओ, बस किरदार और जगह बदल गई हैं। इस वजह से कुछ सीन दोहराए हुए से लगते होंगे। महसूस होते हैं, बिल्कुल। तो कुल मिला के इसका क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा को समेटे तो दे दे प्यार दे 2 किस तरह की फिल्म है? देखिए, अगर कोई पहली फिल्म जैसी ताजगी और ओरिजिनलिटी की उम्मीद लेकर जाएगा तो उसे थोड़ी निराशा हो सकती है। ये एक सीक्वल है जो ज्यादातर समय एक सुरक्षित रास्ते पर चलता है। लेकिन अगर कोई एक हल्की फुल्की मजेदार और टाइम पास मनोरंजक फिल्म देखना चाहता है तो ये निराश नहीं करेगी। मतलब ये एक ऐसी फिल्म है जो हंसाएगी, मनोरंजन करेगी, लेकिन शायद लंबे समय तक याद न रहे। सही पकड़ा है। इसमें अच्छी कॉमेडी है, आर माधवन और अजय देवगन का दमदार प्रदर्शन है और एक प्यारा सा संदेश है कि अपनी खुशी खुद चुननी चाहिए। हाँ, चाहे लोग कुछ भी कहें। फिल्म एक मुस्कान के साथ खत्म होती है और कभी-कभी बस इतना ही काफी होता है। सही कहा। और अंत में ये फिल्म एक जरूरी सवाल भी उठाती है। क्या? जिसे दर्शकों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। आज के समय में जब हम सोशल मीडिया पर खुद को मॉडर्न और प्रगतिशील दिखाते हैं, तो क्या हम सच में दूसरों की व्यक्तिगत पसंद को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? खासकर जब वो हमारी अपनी सोच या सामाजिक मानदंडों से अलग हो। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, कि हमारी आधुनिकता सिर्फ दिखावे की है या हम दिल से भी उसे अपना चुके हैं। ये फिल्म इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।